क्रिंज कंटेंट, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो? किस कैटेगरी में आता है ये? तो फिर ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट क्रिंज है और कौन सा कंटेंट क्रिंज नहीं है? ये सब कुछ डिसाइड करते हैं हम, यानी कि ऑडियंस जो आज की जनरेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? When I was younger, I didn't really care as much about what people thought of me and my Instagram account, but now I feel like लेकिन आज की जनरेशन क्यों पागल है इन कंटेंट क्रिएटर के पीछे? क्यों इनको अपना भगवान मान रही है? जो किया ना उस बंदे ने वो इतिहास है। बाप होता है बेटा। क्या होगा हमने इन सो कॉल्ड क्रिएटर को नहीं रोका तो? आज से कुछ साल पहले लोग पब्लिक प्लेस में खुल के बात करने से भी घबराते थे, बट आज उसका उल्टा है। 16 साल का लड़का रोहन दिन में 7 से 8 घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया पे बिताता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो सारा दिन अपने मोबाइल में जो कंटेंट वो देख रहा है वो उसकी सोच को बदल रहा है। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, पूरी जनरेशन का इशू है। साल था 2000 जब पहली बार इस कंटेंट की शुरुआत होती है। शुरुआती दौर में रियलिटी शो जेरी स्प्रिंगर एंड द मैरी शो में देखने को मिलता है, और भारत में MTV रोडीज और बिग बॉस इसके बेस्ट एग्जांपल है। ये शो और ड्रामेटिक और ऑकवर्ड मोमेंट को हाईलाइट करते थे, जिसको ऑडियंस शौक और गिल्टी प्लेजर के लिए देखती थी। शौक वैल्यू और ओवर द टॉप बिहेवियर से लोग अट्रैक्ट होने लगे और लोगों को ये पसंद भी आने लगा। इंडिया में क्रिंज कंटेंट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोअर टाई सिटीज और मास ऑडियंस तक फिश बनानी शुरू की। 2021 से 2024 तक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने क्रिंज कल्चर को पीक पे पहुंचा दिया। बट क्या डेफिनेशन है इस कैटेगरी की? ऐसा कंटेंट जो जबरदस्ती का ड्रामा, ओवर एक्टिंग, अजीबोगरीब हरकतें और ओवर द टॉप बिहेवियर दिखाए, जिसमें देखने वाले को शर्मिंदगी, असहजता या हंसी आए, उसे ही क्रिंज कंटेंट कहा जाता है। अगर सिंपल वर्ड में कहे तो जब कोई बहुत ज्यादा फेक एक्टिंग करे, बिना मतलब के खुद को कूल दिखाने की कोशिश करे, वो ऐसा कुछ करे जिससे सामने वाला सोचने लगे भाई मैंने ये क्या देख लिया। थोड़ी देर पहले मैंने रोहन के बारे में बताया था, बट केवल एक रोहन नहीं है जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, बल्कि पूरे भारत का यही हाल है। अब स्टेट्स की माने तो इंडिया में जून 2024 तक 485 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और उनमें से 87% से ज्यादा 18 से 20 साल के सोशल मीडिया यूजर्स हैं। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 18 साल से कम एज के 30% से ज्यादा बच्चों के पास खुद का फोन है, और इसी एज के लगभग 43% बच्चे दिन में एवरेज 7 से 8 घंटे टाइम मोबाइल पर बिताते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और ऑनलाइन गेम्स इनके रोज की हैबिट बन चुके हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा पोर्नोग्राफी एक्सपोजर की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% टीनेजर 14 वर्ष उम्र से पहले ही पोर्न देख चुके होते हैं, जिससे ये छोटे बच्चे अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप, सेक्सुअलाइज्ड माइंडसेट, सस्ते ह्यूमर और एक्टिंग और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब सोचो कि यही हम आने वाली पीढ़ी के लिए चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट उन्हें स्लो थिंकर्स बना रहा है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनके पेशेंस को खत्म कर रहा है। बस से घंटों ऐसे क्रिंज वीडियो देखते रहते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। न्यू जनरेशन मेहनत, लॉजिक और असली टैलेंट से दूर होती जा रही है, क्योंकि हर कोई सिर्फ इजी और माइंडलेस कंटेंट को एंजॉय कर रहा है। हर 5 से 10 सेकंड में एक नई रील और एक नया डोपामिन किक। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टेंट थिंकिंग मोड में डाल देता है, और इसका रिजल्ट होगा लोग डीप वर्क और मेहनत से दूर भागेंगे, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इनकी आदत बन चुकी होगी। मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है। लोगों के नॉलेज बेस्ड करियर खत्म होंगे और क्विक फेम के पीछे भागने वाली जनरेशन तैयार होगी। अब आपके मन में भी ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि आजकल की जनरेशन क्यों ऐसे कंटेंट क्रिएटर के पीछे पागल रहती है? तो इसका सीधा सा जवाब है रिलेटेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन। एलियस यादव, खगेश, समय रैना, पुनीत सुपरस्टार और डोली साहिवाला जैसे क्रिएटर सीधे ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं।
उनकी लैंग्वेज, उनके मीम्स, उनका कम्युनिकेशन, ये सब एक नॉर्मल ऑडियंस को रिलेटेबल लगता है। जब कोई क्रिएटर उनकी भाषा में बात करता है, उनकी तरह बिहेव करता है, तो लोग उसे अपना समझने लगते हैं। बट आज की जनरेशन की लाइफ स्ट्रेसफुल है। स्कूल, कॉलेज और जॉब का प्रेशर, लोग एंटरटेनमेंट को एक एस्केप की तरह देखते हैं। जब कोई किसी को रोस्ट करता है या कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो ऑडियंस को आनंद आता है। और मेरे दोस्तों, आजकल के नल्ले बेरोजगार कुछ छपरी यहाँ पे जज भी बैठा हुआ है। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी बिठूंगे, चोर छेद कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी का लोग। उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम से भागने का एक मौका मिल जाता है। उनका लॉजिक सिंपल है कि जिंदगी पहले से टफ है तो थोड़ा हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट हो जाए। सोशल मीडिया ने फैंडम कल्चर को इस लेवल तक बढ़ा दिया है कि अगर किसी ने एक बार किसी क्रिएटर को पसंद कर लिया तो वो उसे आंख बंद के सपोर्ट करेगा। कोई गलती से उसके खिलाफ कुछ भी बोले तो इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है। उसकी भगत सेना तैयार हो जाती है। यही रीजन है कि एलिस यादव के सो कॉल्ड फैंस उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। कैरी मिनेटी को लोग यूट्यूब का राजा मानते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? और पुणे सुपरस्टार के मीम्स हर जगह चलते हैं। आजकल ऑडियंस को ड्रामा पसंद है। जब कोई क्रिएटर कंट्रोवर्सी करता है, किसी को एक्सपोज करता है या किसी से लड़ाई करता है तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये रीजन है कि यूट्यूब पर ऐसे ड्रामे वायरल हो जाते हैं। या जब कोई क्रिएटर दूसरे को मारता है या रोस्ट करता है तो व्यूज आसमान छूने लगते हैं। क्रिंज कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ने लोगों को डोपामिन एडिक्ट बना दिया है। पहले लोग अपने परिवार के साथ फिल्में देखते थे, फिर वेब सीरीज आई, फिर टिकटॉक और अब रील्स। 5 से 10 सेकंड के अंदर इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए और ये कंटेंट क्रिएटर वही देते हैं। लाउड कॉमेडी और एक्टिंग, डार्क ह्यूमर, रोस्टिंग और ओवर द टॉप रिएक्शन। ऑडियंस को बस वही तो डोपामिन हिट चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या ये सही है? शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, लेकिन जब लोग सोचने समझने की बजाय सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग करे तो प्रॉब्लम होगी। क्रिंज और ड्रामा बेस्ड कंटेंट क्रिटिकल थिंकिंग को अंदर से खोखला कर रही है, उन्हें इन सब की आदी बना रही है। आज अगर ऑडियंस खुद सोचने की बजाय बस कंटेंट क्रिएटर की बातें फॉलो कर रही है तो इसका फ्यूचर ठीक नहीं होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिएटर्स को भी रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाना होगा। ऑडियंस को भी समझना होगा कि कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ठीक है, लेकिन आंख बंद करके किसी को भगवान बना लेना सही नहीं है। अगर हम सही में माइंडलेस, टॉक्सिंग और क्रिंज कंटेंट को रोकना चाहते हैं तो हमें 3 लेवल पर काम करना होगा: ऑडियंस, कंटेंट क्रिएटर और प्लेटफॉर्म्स। सबसे बड़ी पावर हमारे पास है, क्योंकि जितना हम देखेंगे उतना ही ट्रेंड चलेगा। आज का सोशल मीडिया एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन चुका है, जहां लोगों को जल्दी, सस्ता और मसालेदार कंटेंट परोसा जाता है, भले ही वो कितना भी बेकार क्यों ना हो। और इन सब को बढ़ावा देने वाले कौन है? हम खुद। अगर हम खुद ऐसे कंटेंट को रिजेक्ट करना शुरू कर दे तो ये क्रिएटर्स अपने आप ही रिलेवेंट हो जाएंगे। अगर आज भी एलिस यादव की गाली वाली रोस्टिंग या पुणे सुपरस्टार की बकवास पर करोड़ों व्यूज आ रहे हैं तो इसका सीधे सा मतलब ये है कि लोग वही देखना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑडियंस इस क्रिंज कल्चर को कैसे रोक सकती है? क्या कदम उठाने चाहिए हमें? तो सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करो। ऐसी वीडियो देखो जो वैल्यूएबल, एजुकेटेड और एंटरटेनिंग हो, विदाउट किसी टॉक्सिंग और नेगेटिविटी के। क्वालिटी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को बढ़ावा दो, जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल या अन्य किसी ऐसे क्रिएटर को जो वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हो। और ब्लाइंड फॉलोइंग किसी को मत करो। किसी भी क्रिएटर की बात को बिना सोचे समझे सच मत मानो। खुद भी इसके बारे में रिसर्च करो और हेट को इग्नोर करो। ऐसे कंटेंट क्रिएटर सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। अगर उन्हें व्यूज और लाइक्स मिलना बंद हो गया वो फेड आउट हो जाएंगे। ऐसे पेजेस और लोगों को जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे वीडियो और क्रिएटर्स को टाइम और अटेंशन देना बंद करो। जिस तरह लोगों ने टिकटॉक बैन के बाद रील्स को सपोर्ट किया है, उसी तरह ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करो और इंस्टेंट डोपामिन की आदत से बाहर निकलो। अब आती है कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी। प्रॉब्लम सिर्फ ऑडियंस में नहीं है बल्कि क्रिएटर्स में भी है। जब तक ये लोग फास्ट मनी और वायरल फेम के पीछे भागते रहेंगे तब तक क्रिंज कंटेंट कल्चर कभी बंद नहीं होगा। मैं क्रिएटर से भी कह रहा हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाओ। केवल फेम के लिए मिसलीडिंग, फेक और बेहुदी चीजें मत फैलाओ। टॉक्सिक ट्रेंड को प्रमोट मत करो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चीजें वायरल हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सही है। और आप पॉजिटिव रोल मॉडल बनो। लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी ऑडियंस को सही राह पर ले जाने की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एल्गोरिथम सिस्टम को फिक्स करे। मेटा के इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल के यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स अटेंशन इकोनॉमी पर चलते हैं। जो चीजें ज्यादा देखी जाती है वही ज्यादा प्रमोट करते हैं और इन प्लेटफॉर्म के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है। अगर वो चाहे तो क्रिंज और टॉक्सिक कंटेंट को खत्म कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिंज और टॉक्सिक कंटेंट को डिमोनेटाइज करना होगा।
अगर क्रिएटर्स को इस तरह के कंटेंट से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे तो वो खुद बंद कर देंगे। अगर फिर भी बंद नहीं करे तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू करो और अब्यूज कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव करो। एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को बूस्ट करो ताकि लोग अच्छा कंटेंट देखने की आदत डालें। तो क्या सही में इस ट्रेंड को रोक सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। अगर ऑडियंस, क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स तीनों लेवल पर ये होते हैं तो ये क्रिंज कल्चर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। पर असली सवाल ये है कि हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम खुद ही घंटों तक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी।